हाय एवरीवन, सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास में द हिंदू का एडिटोरियल कवर होगा, लेकिन ये 2 दिन पहले पब्लिश हुआ था, उस दिन कवर नहीं हो पाया, इसलिए आज की क्लास में इसको कवर किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है हिंदी मीडियम वालों को गुजराती, बंगाली और पंजाबी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर लाना एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। तो पूरा एक पैकेज की तरह एक क्लास होती है। मैक्सिमम बेनिफिट इसका तभी लोगे जब आप मेरे साथ मिलकर के पढ़ोगे। ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रीहेंशन, तीनों एस्पेक्ट अंग्रेजी के हम साथ में कवर करते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी मैच्योर एंड प्रैग्मेटिक। ये क्या होता है भाई प्रैग्मेटिक? बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार आता है आर्टिकल्स में अपने। प्रैग्मेटिक वो होता है जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, और मैच्योर मतलब जिसमें मैच्योरिटी हो, परिपक्व हो। कह रहे भारत और यूरोपियन यूनियन की डील देख करके लगता है कि ये दोनों कंट्रीज बहुत मैच्योर और प्रैग्मेटिक तरीके से एक दूसरे से डील कर रहे हैं। चलिए, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल एक ही बात है। फर्स्ट और टाइटल पैराग्राफ देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया डिड वेल टू निगोशिएट अ फेयर डील विद द यूरोपियन यूनियन। कह रहा है जो इंडिया है उसने बहुत अच्छा किया, इंडिया डिड वेल। और क्या करके? निगोशिएट करके, मोल भाव करके एक ऐसी डील को जो फेयर हो भारत के लिए, जो बिल्कुल सही हो, ना हमारे लिए नाजायज ना उनके लिए नाजायज, फेयर। और कैसे हुई है डील? ये हुई है विद द यूरोपियन यूनियन, पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ। चलिए, इंडिया बनेगा सब्जेक्ट, डिड वेल बनेगी इसकी वर्ब। अब ये निगोशिएट वर्ड को देख लेना, किसी से डील करना, मोल भाव करना, निगोशिएट करना, बार्गेन करना, बातचीत करके अपने लिए कुछ अच्छा निकालना, इसी को बोलते हैं निगोशिएट करना, है ना। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर जरूर ध्यान देना। इंडिया डिड वेल टू निगोशिएट, देखने में सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, डिड वेल टू निगोशिएट, क्या मतलब हुआ इसका? ये स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि ऐसा करके बहुत अच्छा किया। यू डिड वेल टू स्टडी हार्ड, इंडिया डिड वेल टू निगोशिएट अ फेयर डील। जो भी काम करके आप कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हो, यार ये करके बहुत अच्छा हुआ, तो वो काम को आप इस स्ट्रक्चर के साथ बता सकते हो, डिड वेल टू प्लस में वो वाला एक्शन। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूं वोकैबुलरी। हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लोगे, क्लास के बीच में जब वो वर्ड्स आएंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें अगर ये आपके काम आती है। आपके लाइक्स और शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाने का, प्यार देने का। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, @officialYT सर्च करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। इसमें सारे नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको चैनल के मिल जाते हैं। साथ ही YT ऐप को अपने फोन में जरूर डाउनलोड करें। आप ही लोगों के लिए बड़े प्यार से इस ऐप को बनवाया गया है। ऐप का लिंक आपको एंड्रॉइड, iOS दोनों का कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऐप का ये है कि आप अफोर्डेबल फीस के अंदर मेरी गाइडेंस में अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। अगर आपको लिखना सीखना इंग्लिश में, तो 50 से 60 घंटे का ये क्रैश कोर्स है। इसमें आपको अंग्रेजी में लिखना सिखाया गया किसी भी फॉर्मेट में, और ये सब कुछ बेसिक से है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए ग्रेजुएट होंगे तभी समझ आएगा। 8वीं 10वीं का बच्चा भी इंग्लिश में लिखना सीख सकता है। अभी रिपब्लिक डे वैसे तो चला गया है, लेकिन रिपब्लिक डे सेल अभी भी जारी है, 1 दिन 2 दिन के लिए। इसमें सभी कोर्सेज पे 50% एडिशनल वैलिडिटी मिल रही है, एक की बजाय सभी कोर्सेज आपको 1.5 साल के लिए मिल रहे हैं। इंग्लिश अनलोड कोर्स अवेलेबल है, इसमें आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, कॉम्प्रीहेंशन और प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस। तो एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, पूरा एक कंप्लीट पैकेज बना करके इस कोर्स में आपको मिलेगा। कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यूपीएससी वालों के लिए और स्टेट सिविल सेवाओं वालों के लिए कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स भी है। 200 घंटे का एक बड़ा कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से अंग्रेजी में माइग्रेट करवाते हैं सिविल सेवाओं के लिए। फिर इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वोकैब, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, ग्रामर, सीसेट, हर एस्पेक्ट इसमें कवर्ड है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड, तो ये नंबर है टीम का, आप इस पर व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। चलिए, पहला वर्ड है आज का अपना इंटरेक्टेबल। ये अंग्रेजी में एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ऑटो एंटोनिम। ऑटो एंटोनिम मतलब ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग जो निकलता हो उसका उल्टा वो निकालता है। जैसे इंटरेक्ट करना यानी किसी चीज से बातचीत करना। इंटरेक्टेबल का मतलब होता है
जिस चीज से आप बहुत अच्छे से डील कर सको, बातचीत कर सको, इंटरेक्ट कर सको। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग इसका उल्टा है। पता है क्या है इसका मतलब? इंटरेक्टेबल, जिस चीज से इंटरेक्ट ना किया जा सके। तो ये बड़े प्यारे वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, ऑटो एंटोनिम्स बोलते हैं इनको। एक और बताता हूं मैं आपको, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील। इनफ्लेमेबल का मतलब होना चाहिए जो जलता ना हो, लेकिन इनफ्लेमेबल का मतलब होता है अत्यंत ज्वलनशील, बहुत ज्यादा जलने वाली चीज। चलिए, मेरे ख्याल से वर्ड अब दिमाग में बैठ जाएगा आपके। ऑटो एंटोनिम खुद का ही एंटोनिम है ये। डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल या सोल्व, जटिल और अड़ियल भी इसको बोल सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन हैज प्रूव टू बी इंट्रैक्टेबल फॉर द गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर। बढ़ती हुई महंगाई की प्रॉब्लम साबित हुई है बड़ी जटिल और अड़ियल दुनिया भर की सरकारों के लिए। अनमैनेजेबल, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, रिजिड, फास्टिडियस सभी इसके सिनोनिम्स हैं। उल्टा हो जाएगा इसका मैनेजेबल, डोसाइल और ट्रैक्टेबल। अब यह ध्यान देना, वर्ड को डोसाइल जनरली नॉन ह्यूमंस, जानवरों के लिए और थिंग्स के लिए, जो इंसान ना हो उनके लिए यूज होता है। डोसाइल का मतलब होता है जो आपकी सब बात माने। जैसे आपका घोड़ा है, बड़ा डोसाइल है ना, आपकी गायें हैं, बड़ी डोसाइल है। तो ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सब चीजों के लिए यूज होता है। चलिए, ढीठ को बोलते हैं अंग्रेजी में स्टबन और ऑब्स्टिनेट। अगला वर्ड अपने पास फर्वेंट। ये वर्ड बना है फीवर से। फीवर में कैसा होता है शरीर आपका? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी लगती है। फर्वेंट हर वो चीज है जो आपको गर्मी लगा दे अंदर से, जोशीला और भावुक बना दे, अत्यंत उत्साही बना दे। दैट थिंग इज कॉल्ड फर्वेंट। जैसे आप फर्वेंट फैन हो सकते हैं किसी टीम के, बहुत जोशीले फैन हो सकते हैं अपनी टीम के। द डिफीट इन द फाइनल मैच डिसअपॉइंटेड फॉरवर्ड फैंस ऑफ द टीम। जो डिफीट थी फाइनल मैच में, उसने डिसअपॉइंट किया बहुत जोशीले, बहुत उत्साह भरे, भावुक फैंस को टीम के। याद रहेगा वर्ड? चलो, अब देखो फर्वेंट के सिनोनिम क्या होंगे? पैशनेट, आर्डेंट। आर्डेंट और फर्वेंट तो ऑलमोस्ट ही एक जैसे वर्ड्स हैं, बस बना दिए गए हैं दो वर्ड्स, इंटरचेंजेबल है। जेलस जो बना है झील से, झील का मतलब है जोश, जेलस मतलब जोशीला। होल हार्टेड, जिसका पूरा मन किसी चीज में लगा हो, ऑफ कोर्स वो फर्वेंट ही होगा, बड़ा पैशनेट होगा। फर्वेंट का बिल्कुल उल्टा है जी, जिसके अंदर जोश ना हो, जो बहुत ठंडा हो, अनएंथुसियास्टिक हो, कोल्ड हो, अपैथेटिक हो या इनडिफरेंट हो। ल्यूक वॉर्म, ये वर्ड की तरफ खास ध्यान देना है। वॉर्म मतलब गर्म, ल्यूक मतलब गुनगुना। समझ पा रहे हो? बहुत गर्म नहीं है, बस गुनगुना सा है। बहुत जोशीला नहीं है, बस पूरा पूरा सा है। ल्यूक वॉर्म, गुनगुना बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड आएगा अपने पास बर्जनिंग। देखिए, बर्जन ये एक फ्रेंच रूट से बना हुआ वर्ड है। बर्जन का मतलब होता है फलना फूलना। जैसे कोई पौधा है, उसमें से कली निकलेगी, फिर फूल निकलेगा, फिर फल लगेगा, है ना। ये बर्जन होने की पूरी प्रोसेस है। तो बर्जनिंग यानी फलती फूलती हुई, तेजी से बढ़ती हुई कोई चीज। बर्जन वर्ब से बर्जनिंग नाम का एडजेक्टिव आपने बनाया। द डील प्रोटेक्ट्स इंडियाज बर्जनिंग डोमेस्टिक वाइन इंडस्ट्री। ये डील जो है प्रोटेक्ट करती है भारत की फलती फूलती डोमेस्टिक वाइन की इंडस्ट्री को, बर्जनिंग वाइन की इंडस्ट्री को। चलिए, बर्जनिंग का यानी फलने फूलने वाली चीजों के लिए ये सारे सिनोनिम्स यूज होते हैं। थ्राइविंग, फ्लरिशिंग, एक्सपैंडिंग, डेवलपिंग, ग्रोइंग, प्रोलिफरेटिंग और मशरूमिंग। मशरूम वर्ड की तरफ खास ध्यान देना। मशरूम होती है रातों रात उग जाती है जंगल में। तो जो चीज रातों रात दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, है ना, रातों रात बढ़ जाए बहुत, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मशरूमिंग। चलिए, बर्जनिंग का बिल्कुल उल्टा होगा ड्विंडलिंग, स्टैग्नेंट, फेडिंग और श्रिंकिंग, जो कम हो रहा। अब यहीं पे एक बार ठहर जाओ, गाड़ी को यहीं रोक दो। देखिए, बर्जन से मिलता जुलता एक वर्ड अंग्रेजी में हो रहा है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। हालांकि उसका इससे सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। लिख दूं यहां, स्पेलिंग देखना साफ साफ। स्पेलिंग के भी इसको एरर मिलेंगी आपको बहुत सारी। स्पेलिंग लिखी जाती है बोर्जियोइस, बोला जाता है इस वर्ड को बोर्जुआ। स्पेलिंग क्या लिखी गई है? बोर्जियोइस, बोला क्या जाता है? बोर्जुआ। अब ये बोर्जुआ का मतलब होता है समाज की वो वाली क्लास जो फल फूल रही है। कौन सी क्लास होगी? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के आदमी को बोर्जुआ बोला जाता है। तो थोड़ा एडवांस वर्ड है, बर्जनिंग से कनेक्ट कर लेना। हालांकि सीधा कनेक्शन नहीं है इससे कोई, लेकिन फलने फूलने से जोड़ लोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में। वन वर्ड है। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, अपसाइड। मेरे ख्याल से बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। अप मतलब ऊपर, साइड मतलब तरफ। किसी चीज के अंदर ऊपर जाने की जो गुंजाइश होती है, उसके बढ़ने की जो है स्कोप होता है, वही उसकी अपसाइड है। द अपसाइड ऑफ रिमोट वर्क इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉइज। जो एडवांटेज है, जो फायदा है रिमोट वर्क का, रिमोट मतलब ऑफिस नहीं गए हो आप, घर से ही काम कर रहे हो,
वर्क फ्रॉम होम का या रिमोट वर्क का जो एडवांटेज है वो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन एम्प्लॉयज के लिए। चलिए अप साइड को एडवांटेज बेनिफिट बोलेंगे, उल्टा क्या हो जाएगा, डाउन साइड ड्रॉबैक डिसएडवांटेज, है ना, लॉस रिस्क। चलिए लास्ट वर्ड है अपना पेन्स टेकिंग। बहुत बार आता है ये वर्ड, मेरे को पता है अच्छे से आपको दिमाग में बैठ भी गया होगा। देखिए टेक और स्टेक दोनों का मतलब एक जैसा होता है। टेक मतलब लेना, स्टेक का मतलब होता है दावा ठोकना, पेन का मतलब होता है दर्द। हर वो चीज पेन स्टेकिंग है जिसमें दर्द को लिया गया है या दर्द का दावा आप कर सकते हैं। जिस काम को करने में आपको लगा हो कि यार मैंने सच में बहुत पेन लिया, बहुत सावधानी और मेहनत से किसी काम को किया, वो काम आपने पेन स्टेकिंग तरीके से किया है। समथिंग डन विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन टू डिटेल्स। ड्राइवर्स मेड अ पेन-स्टेकिंग सर्च ऑफ द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। जो गोताखोर थे उन्होंने एक पेन-स्टेकिंग सर्च को किया, बहुत सावधानी और मेहनत से खोज की उन्होंने डिब्री की यानी मलबे की क्रैश किए हुए इस एयरक्राफ्ट के। चलिए अब ये बताओ पेन-स्टेकिंग का सिनोनिम क्या होगा। जो बहुत पेन लेके कोई काम करता हो ऐसे आदमी को बोलते हैं मेटिकुलस, एकदम छोटी छोटी डिटेल्स की तरफ ध्यान देता हो। ठीक है, थोरो, थोरो का मतलब भी होता है डिटेल्ड। फिर इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है फास्टिडियस और पंक्टिलियस। दोनों ही बस वही बात है, हर चीज में घुसे तो अंदर घुसे और अच्छे से उसको जो है हैंडल किया, पंक्टिलियस एंड फास्टिडियस। चलिए केयरलेस, हिस्ट्री, स्लिप शॉट, कर्सरी, ये सभी इसके उल्टे सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। पेन स्टेकिंग मतलब बहुत डिटेल कोई काम करना, और इन सब का मतलब होता है ऊपर ऊपर से सिर्फ फॉर्मेलिटी करना। चलिए हो गए पांचों वर्ड्स डिटेल में। अब आओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दें। समरी ये है कि भारत के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से हो रहे हैं खराब, और भारत को जरूरत भी थी एक अच्छी सी ट्रेड डील की। अमेरिका से तो हो नहीं पा रही, यूएस से। हमारे सबसे बड़े पार्टनर कौन है दुनिया में, यूएस, ईयू, है ना, यही सब पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स। तो ऐसे एक वक्त में भारत ने यूरोपियन यूनियन से एक बड़ी खतरनाक सी, बड़ी शानदार सी डील की है। इससे क्या होगा, भारत का बहुत सारा सामान अब यूरोपियन यूनियन में बिना टैक्स के बिका करेगा, और उनका सामान भी यहां आएगा, और उस सामान को यहां आने से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो, इसके भी बहुत अच्छे इंतजाम और प्रोविजंस इस डील में हमने किए हैं। कह रहा है ये बहुत मैच्योर और प्रैग्मेटिक डील है। अमेरिका अगर साथ ना भी हो तो भी यूरोपियन यूनियन आज हमारे साथ ट्रेड के मामले में खड़ा है। चलिए आज की टोन जो है सेलिब्रेटिंग टोन है, सेलिब्रेट कर रहा है लेकिन कॉशियस होकर के। थोड़े बहुत इसमें चिंताएं भी हैं, वो आगे बता देगा आपको छोटी मोटी, लेकिन मोस्टली ये वेलकम कर रहा है, इस डील को सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए अब मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा आर्टिकल का, जब ये फर्स्ट पैराग्राफ आप खुद से पढ़ेंगे। आराम से वीडियो को कर लो पॉज, मीनिंग निकालो इसका जितना निकाल पाओ, फिर अपने मिल के पढ़ते हैं। चलिए कह रहे द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन इज सिग्निफिकेंट। इतना ही पढ़ लो। कह रहे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप समझते हैं, हमारा सामान वहां बिके, उनका सामान यहां बिके, और कोई टैक्स ना लगाती हो सरकारें। कह रहे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किस किस के बीच, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। कह रहा है ये सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। और क्यों बड़ा है भाई, कह रहा है जी नॉट जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द साइजेस ऑफ द इकोनॉमीज इन्वॉल्व्ड, बट ऑल्सो बिकॉज इट शोकेसेस इंडियन निगोशिएटर्स स्किल एंड मैच्योरिटी। कह रहा है कि ना महज इसलिए, नॉट जस्ट, और कैसे, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ को बोलते हैं बिकॉज ऑफ। कह रहा है जी ये बहुत बड़ा है, ना महज बिकॉज ऑफ या इसलिए, और किस लिए, साइजेस की वजह से, आकारों की वजह से, दोनों ही इकोनॉमीज के जो इन्वॉल्व हैं। भारत की भी बहुत बड़ी है और यूरोपियन यूनियन तो है ही, बहुत सारी कंट्रीज का है ना ग्रुप। कह रहा है ना केवल साइज के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है, नॉट जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द साइजेस। कह रहे बट ऑल्सो, बल्कि साथ ही साथ इसलिए भी है क्योंकि ये शोकेस करता है, दिखाता है भारत के निगोशिएटर्स की, भारत की तरफ से बातचीत करने वालों के स्किल और मैच्योरिटी को। और कब दिखाता है, कह रहा है तब व्हेन डीलिंग विद अ पावरफुल काउंटर पार्टी, जब वो डील विद कर रहे होते हैं, निपट रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं एक बहुत ही मजबूत और पावरफुल सामने वाली पार्टी से, काउंटर पार्टी से। तो इससे हमें यह पता लगता है कि भारत बहुत अच्छे से निगोशिएट करता है, चाहे कोई भी कंट्री सामने खड़ी हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई भी ढील हम नहीं देते हैं। समझ आया सेंटेंस। FTA सब्जेक्ट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ब है इसके इज, सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट, ऑन अकाउंट ऑफ के लिए बिकॉज ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, ओइंग टू, बाय रीजन ऑफ, ये सारे वर्ड्स जो हैं, सारे फ्रेजेस जो है यूज होते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी इनमें से आ जाए तो सबका मतलब एक ही है, बिकॉज ऑफ, की वजह से, बिकॉज ऑफ।
तो ना केवल साइज की वजह से बल्कि हमारी स्किल्स की वजह से। इट आया है एफटीए के लिए, वर्ब है इसकी शोकेस, शोकेस करना, दिखाना। निगोशिएटर यानी हमारे यहाँ से बातचीत करने के लिए जो अधिकारी, ऑफिसर्स है ना, नेता लोग गए थे, वो सब निगोशिएटर्स हैं। कह रहा है जी इंडिया हैज मैनेज्ड टू निगोशिएट फेवरेबल टर्म्स इन ईच ऑफ द प्रीवियस 8 एफटीएस ऑफ द लास्ट 4 years और सो। कह रहा है जी भारत ने ना मैनेज किया है जैसे तैसे करके, बहुत अच्छे से इस चीज का इंतजाम किया, परफेक्ट टेंस लगा के, कि हम निगोशिएट करें या डील करें, मोल भाव करें, एग्रीमेंट डालें ऐसी फेवरेबल टर्म्स पे, ऐसे हमारे लिए एडवांटेजेस टर्म्स पे। और ये हुआ है हर एक प्रीवियस 8 जो है एफटीएस में से हर एक में, और ये 8 एफटीए हुए हैं पिछले 4 सालों से आसपास, 4 years और सो। तो एक ईयू से हो गया, कोई ऑस्ट्रेलिया से हो गया, कोई थाईलैंड इनसे हो गया, है ना, तो इस तरीके से अफ्रीका से हो गया। तो इस तरीके से 8 एफटीए हमने किए हैं और हमने दिखाया है कि हम बहुत अच्छे से भारत के फायदे की टर्म्स पे डील करते हैं। कह रहा है जी बट दोज वर विद मच स्मॉलर इकोनॉमीज और ग्रुपिंग्स। कह रहा है लेकिन वो सभी के सभी जो 8 हम बता रहे हैं ना इससे पहले वाले, वो बहुत छोटे स्मॉलर इकोनॉमीज या ग्रुपिंग्स के साथ हमने किए थे। ये 9वां जो हुआ है ये बहुत बड़ा है, 8 एक तरफ और ये 9वां अकेला एक तरफ। चलिए मीनिंग अच्छे से निकला। सेंटेंस का सोल, उसकी आत्मा, उसका एसेंस आपको पकड़ना होता है। इंडिया सब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्ब इसकी हैज मैनेज्ड, परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। निगोशिएट करना, अगेन यू हैव सीन दिस वर्ड। चलो अब ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी में देखो बेटर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, गुड मतलब अच्छा, बेटर होती है कंपैरेटिव डिग्री, बेटर का मतलब है बेहतर, और द बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा जब बेहतर के आगे और सबसे अच्छा के आगे भी आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़े। मान लीजिए 2 दोस्त हैं आपके, एक है मनोज और एक है नरेश, ठीक है। आपने बोला ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों में से भी बेहतर वाला दोस्त ये है। अब आपने इसको, नरेश को बेहतर बना दिया। अब मान लीजिए एक और दोस्त है आपका श्याम, आपने बोला ये भी बेहतर है लेकिन ये और भी ज्यादा बेहतर है। समझ पा रहे हो आप? अब आप बेहतर में भी कंपैरिजन करने लग गए। तो इस तरीके से जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भी कंपैरिजन बढ़ने लगे तो आपको एडवर्ब यूज करनी होती है कंपैरेटिव के आगे मच और फार, सुपरलेटिव के आगे मच और बाय फार। ठीक है, एक बार जो मैंने बोला पिछले 1 मिनट में इसको रिवाइंड कर लेना। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूला है। अब इसको अपने अप्लाई करते हैं, कुछ सेंटेंसेस हमारे पास हैं। द रिवाइज्ड पॉलिसी इज वेरी क्लियरर देन द ओरिजिनल। ये जो बदली हुई नई पॉलिसी है ये बहुत ज्यादा साफ है, पुरानी वाली पॉलिसी से बहुत ज्यादा क्लियर है। क्लियर की कंपैरेटिव फॉर्म क्लियरर का इस्तेमाल किया आपने, इसके आगे क्या लगा दिया, वेरी। अब आपके मन में है कि बहुत क्लियर है, वेरी लगा देता हूं, लेकिन बात बनेगी नहीं इससे। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कंपैरेटिव क्या लेती है अपने आगे, अगर कुछ लेगी बहुत वाला मीनिंग लेगी तो मच और फार से। तो न्यू पॉलिसी इज फार क्लियरर या मच क्लियरर देन द ओरिजिनल। देखो यहां भी वही हुआ है, दोज वर विद मच स्मॉलर इकोनॉमीज और ग्रुपिंग। स्मॉलर यानी कंपैरेटिव डिग्री स्मॉल की और आगे लगा है मच। अब मच की जगह पे यहां पे फार भी लग सकता था, फार स्मॉलर भी आप लिख सकते थे। चलो सेकंड वाला देखो, दिस इज द मोस्ट बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड सो फार। ये सबसे अच्छी में से भी सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन है, द मोस्ट बेस्ट है, द बेस्ट में भी द मोस्ट बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो अभी तक हमें मिली है। आपकी भावनाएं मैं समझ गया, बेस्ट का भी आप बहुत अच्छा बताना चाह रहे हो वर्जन, लेकिन मोस्ट से काम नहीं चलेगा। क्या करें, आप यहां लिखे हैं मच द बेस्ट या बाय फार द बेस्ट। द बेस्ट को एक साथ रखना, बीच में मत कुछ डालना, मच द बेस्ट या फिर बाय फार द बेस्ट। चलो जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक ट्राई दो इस क्वेश्चन को, लास्ट वाला आपके सामने है। रेल ट्रांसपोर्ट इज बाय फार चीपर देन एयर ट्रेवल फॉर बल्क गुड्स। रेल ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज्यादा सस्ता होता है एयर ट्रेवल के बल्क गुड्स के लिए, बहुत सारे सामान के लिए। सही करना है, कमेंट्स में डालना है, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का हो गया, 1-2 और आएंगे, अभी पढ़ते जाओ। चलो खुद से ट्राई देना हर सेंटेंस को। कह रहा है जी ये सबसे सिग्निफिकेंट कैसे है, कह रहा है फॉर कॉन्टेक्स्ट द अदर 8 FTAs टुगेदर अकाउंटेड फॉर अबाउट 16% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड इन 2024-25। कह रहा है कॉन्टेक्स्ट के लिए, आपको समझाने के लिए, सिचुएशन बताने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जो पिछले 8 FTAs थे वो मिल करके टुगेदर
अकाउंट फॉर करते हैं या हिसाब देते हैं? अकाउंट फॉर करना यानी किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, हिसाब देना। लगभग 16% के 16% के भारत के टोटल ट्रेड का, और कब? पिछले गए हुए साल में 24-25 में। कह रहे जबकि वाइल द EU इटसेल्फ अकाउंटेड फॉर नियरली 12%, जबकि ये जो यूरोपियन यूनियन है, जो नोवा FTA हमने किया है, ये अकेला ही अकाउंट फॉर करता था लगभग 12% भारत के व्यापार का। तो FTA से पहले 12 था, अब ये 12 का 18, 20 कितना हो जाए किसी को नहीं पता। पिछले वाले 8 मिलकर के 16 हो रहे हैं, ये बिना FTA के ही 12 हो रहा था, अब आगे और बढ़ेगा। चलो, तो ये नोवा ऐसे 8 के बराबर है, 8 पे भारी है। FTAs की वर्ब है अकाउंटेड फॉर, यू हैव सीन दिस फ्रेजल वर्ब, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जवाब देना उसका। EU की वर्ब है अगेन अकाउंटेड फॉर। कह रहा है जी अंडर द लेटेस्ट डील द EU विल ड्रॉप टैरिफ्स ऑन 99.5% ऑफ द आइटम्स दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स। कह रहा है इस लेटेस्ट डील में यूरोपियन यूनियन ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा टैरिफ को यानी टैक्स को 99.5% आइटम्स पे, लगभग सभी आइटम्स पे जो भारत में बनती हैं और यहां से जाकर के यूरोप में बिकती हैं। कह रहा है जी और कैसे हो रहा है? विद मोस्ट गोइंग डाउन टू 0 इमीडिएटली अपॉन इंप्लीमेंटेशन। और ये सारा काम हो रहा है ज्यादातर इन चीजों के, इन आइटम्स के या टैरिफ्स के गो डाउन होने के साथ ही, नीचे जाने के साथ ही, 0 की तरफ हाथों हाथ इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन के बाद। तो लगभग सभी आइटम पे टैक्स कम हुआ है और इनमें से भी ज्यादातर पे टैक्स तो 0 ही हो गया है जैसे ही ये लगेगा, है ना, ये एग्रीमेंट जो है इनफोर्स आएगा। यूरोपियन यूनियन की वर्ब है विल ड्रॉप, ड्रॉप करना यानी हटा देना या कम कर देना, टैरिफ यानी टैक्स। इंडिया की वर्ब है एक्सपोर्ट्स। कह रहा है जी इंडिया हैज गिवन टैरिफ कंसेशंस ऑन 97.5% ऑफ यूरोप एक्सपोर्ट्स। कह रहा जी भारत को पैसिव वॉइस लगा करके इंडिया हैज गिवन, या भारत ने एक्टिव वॉइस में इंडिया ने दे दिया है टैरिफ पे कंसेशन या टैक्स के ऊपर छूट 97.5% यूरोप के एक्सपोर्ट्स पे। तो हमारा तो वहां फ्री में जाएगा ही बिना टैक्स के, अब उनका भी हमारे यहां बिना टैक्स के आया करेगा सामान। इंडिया की वर्ब है हैज गिवन। कंसेशन देख लेना, डिस्काउंट को बोलते हैं, छूट को बोलते हैं कंसेशन। कह रहा है जी बोथ साइड्स डिड वेल टू एड्रेस इश्यूज दैट वर प्रीवियसली इंट्रैक्टेबल। कह रहे दोनों साइड्स ने बहुत अच्छा किया करके ये काम, एड्रेस करके इन इश्यूज को हल निकाल करके उन मुद्दों का जो कि पहले इंट्रैक्टेबल हुआ करते थे, आज से 10 साल तक, पिछले 10 साल तक देखे तो बड़े डिफिकल्ट टू मैनेज थे। इंट्रैक्टेबल आपको याद है, बहुत मुश्किल हो जिसको इंटरेक्ट करना, ऑटो एंटनी में ये वर्ड खुद का ही है ना, इंट्रैक्टेबल, डिफिकल्ट टू मैनेज। चलिए, बोथ साइड्स की वर्ब है डिड वेल टू डू समथिंग यानी कोई काम करके बहुत अच्छा करना, दैट की वर्ब है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। मीनिंग निकालते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बहुत आसान है, आंकड़े आंकड़े आज। चलो, कह रहा है जी इंडिया इंश्योर्ड दैट स्ट्रेटेजिक एग्रीकल्चरल सेक्टर्स एंड डेयरी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डील। कह रहे वो 97.5% जो चीजों पे हमने उनको छूट दी है ना, वो 2.5% कौन सी बची हैं जिसपे हमने यूरोप की चीजों को छूट नहीं दी, आएंगी तो टैक्स लगाएंगे। कह रहा है जी भारत ने इंश्योर किया है, इंडिया ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि जो बहुत रणनीतिक, बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत हो, राष्ट्रीय महत्वपूर्णता बहुत हो, तो राष्ट्रीय महत्वपूर्णता के एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, डेयरी सेक्टर जो हैं, ये एक्सक्लूडेड हो, पैसिव वॉइस लगा करके बाहर रखे जाएं, एक्सक्लूड किए जाएं इस डील से। तो हमारे यहाँ पे यूरोप से आकर के चावल नहीं बिक सकता, क्योंकि वो यहाँ बिकेगा तो हमारे किसान क्या बेचेंगे, या यूरोप की छाछ यहाँ नहीं बिकेगी। फिर आपको पता है जी अमूल का क्या होगा, फिर इसकी छाछ कौन पिएगा अगर यूरोप की सस्ती हो गई तो इंडिया ने इंश्योर किया कि इन दोनों सेक्टर्स में यूरोप को कोई भी छूट ना मिले। इंडिया की वर्ब है एंश्योर्ड, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की वर्ब है, एंड डेयरी की वर्ब है वर, एग्रीकल्चर और डेयरी की वर्ब है वर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड करना, बाहर रखना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है इंक्लूड करना, किसी चीज को दायरे के अंदर लाना। कह रहा द यूरोपियन यूनियन टू मैनेज टू एक्सक्लूड सेवरल ऑफ इट्स सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। कह रहे फिर यूरोपियन यूनियन को देखो, उन्होंने भी मैनेज किया कि वो बाहर रखें, एक्सक्लूड करें बहुत सारे इसके भी सेंसिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर को, संवेदनशील खेती से जुड़े हुए सेक्टर्स को। तो वहां भी किसानों का कुछ होगा मसला ऐसा ही हमारे जैसा, तो उन्होंने भी अपने किसानों के लिए राहत रखी है। हमारा भी वहां कुछ ज्यादा बिकने नहीं देंगे जब तक एग्रीकल्चर की बात होगी। चलिए, कह रहा जी व्हाट स्टूड आउट वाज हाउ टू साइड्स अराइव्ड एट अ वर्केबल सॉल्यूशन ऑन ऑटोमोबाइल्स।
कह रहे जो चीज वट स्टूड आउट की यानी बाहर निकल करके आई, स्टैंड आउट करना यानी किसी चीज का बहुत एक्सेप्शनल होना, खास होना, इंपॉर्टेंट होना, जो आपको अलग होकर के दिखे। कह रहे जो चीज स्टूड आउट की बहुत अलग होकर के बाहर आई वो थी कि कैसे यानी हाउ दोनों साइड्स, दोनों पालियां, दोनों पासे अराइव कर गए या पहुंच गए एक ऐसे वर्केबल सोल्यूशन पे, हल निकलने वाले सोल्यूशन पे ऑटोमोबाइल्स सेक्टर के ऊपर। पिछले 15 सालों से ट्रेड डील नहीं हो रही यूरोप के साथ हमारी, सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से। सारा झगड़ा इसी का था कि यूरोप से पोर्शे गाड़ी और BMW आकर के भारत में सस्ती बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस झगड़े को हमने अब सुलझा लिया। चलिए, वट की वर्ब है स्टूड आउट और वट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है पॉज। बहुत बार करवाया हुआ स्ट्रक्चर आपको, वट से, हाउ से, व्हेन से, वेयर से, वाई से, वट से। जब भी कोई क्लोज बनता है उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। वट के केस में यहाँ पे है वॉज। साइड्स की वर्ब है अराइव, अराइव एट करना, किसी चीज तक आके पहुंचना। अब क्या हुआ ऑटोमोबाइल के मामले में भाई? कह रहा है जी इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स ओवर ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स दैट हैड डीरेल्ड निगोशिएशंस इन 2013। कह रहा है ये रहा था, इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स या आपसी फासले, और किस चीज को लेके? ऑटो को लेकर के और ऑटो के स्पेयर पार्ट्स को लेकर के। कह रहा है ये स्पेयर पार्ट्स और ऑटो ही तो था, इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट्स ही तो थे। इट हैड बीन डिसएग्रीमेंट्स दैट हैड डिरेल्ड, जो कि डिरेल कर चुके थे, रेलगाड़ी को पटरी से उतार चुके थे। निगोशिएशंस की, बातचीत की आज से 12 साल पहले 2013 में। तो 12 साल पहले भी ये डील होनी थी, तब भी झगड़ा हो गया था दोनों जो है पार्टीज का। झगड़ा मतलब डिसएग्रीमेंट्स थे कि ऑटो में क्या करना है। तो कह रहा है यही डिसएग्रीमेंट तो थे जिसकी वजह से 12 साल पहले डील जो है डिरेल हो गई थी, पटरी से उतर गई थी। इट की वर्ब है हैड बिन, दैट आया है पार्ट्स और ऑटो के लिए। दैट की वर्ब है हैड डिरेल, डिरेल करना, पटरी से उतर जाना, है ना, किसी चीज का बनी बनाई बात का जो है खराब हो जाना। कह रहा है द कोटा बेस्ड सिस्टम नाउ अराइव्ड एट not only protects India's domestic manufacturers at the lower end of the price band, but also provides big opportunity for Europe's luxury car makers. कह रहा है इस बार एक कोटा बेस्ड सिस्टम बनाया गया है। कुछ ऐसा रखा होगा सिस्टम इन्होंने कि ऐसा नहीं है आप खूब सारी BMW भारत में बेच दो सस्ती टैक्स के बिना। कोटा सा रखेंगे हम, साल में इतनी बेच सकते हो। कह रहा है जो कोटा वाला सिस्टम रखा है ना, जिसपे हम अराइव एट हो गए हैं, जिस सिस्टम तक हम पहुंच गए हैं दोनों देश, अब वो ना केवल प्रोटेक्ट करेगा, महफूज रखेगा भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, घरेलू जो है ऑटो कंपनियों को, महिंद्रा, टाटा और मारुति को, लोअर एंड ऑफ प्राइस पे जो सस्ती कारें बनाते हैं, है ना, मारुति, महिंद्रा जैसे। कह रहे ना केवल इनको प्रोटेक्ट करेगा बल्कि ये प्रोवाइड भी करेगा या प्रोवाइड करता है, देता है एक बहुत बड़ा मौका यूरोप के लग्जरी कार मेकर्स को, यूरोप से लग्जरी जो है गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को। तो जिसको BMW लेनी है उसके लिए सस्ती हो गई, और जिसको बलेनो लेनी थी उसकी बलेनो अभी भी वैसी है, उसी रेट पे उसको मिलेगी। ठीक है ना। तो दोनों ही ना मारुति को बंद होने देंगे, ना उनकी बात को बाहरी कंपनियों को आने से रोकेंगे। चलिए, मीनिंग निकल आया, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सब कुछ पढ़ लिया, सारी ग्रामर देख ली और लास्ट में समझ नहीं आया कि क्यों लिखा हुआ था ये, तो क्या मतलब है ऐसा पढ़ने का? सिस्टम की 2 वर्ब्स हैं, पहली है प्रोटेक्ट, दूसरी है प्रोवाइड्स। दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ना केवल ये बट ऑल्सो ये भी। बढ़े आगे, एक कॉन्सेप्ट और करवा दें ग्रामर का आपको। इट्स और इट्स में क्या फर्क होता है? पहले वाले में अपोस्ट्रोफी नहीं लगा, दूसरे वाले में ही अपोस्ट्रोफी लगा हुआ, लेकिन फर्क क्या है? दूसरा वाला है जी इट इज और इट हैज की शॉर्ट फॉर्म। पहला वाला जो है वो है इट का पजेसिव। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। अब देखो कौन सा लगेगा। इट्स क्लियर दैट द डिसीजन वॉज अनअवॉइडेबल। ये बात क्लियर है कि डिसीजन जो है अनअवॉइडेबल था। देखो मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा हूं इट इज, ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं ना, इट इज क्लियर, ये बात क्लियर है। तो इट इज के लिए मुझे क्या लगाना होगा? इसके लिए लगाना होगा इट्स। समझ गए? अब अगर इसको मैं ऐसे बिना स्कोमा के इट्स लिखूं, बिना अपोस्ट्रोफी के अगर ऐसे लिखूं तो मामला नहीं बनेगा, अपोस्ट्रोफी लगाना जरूरी है। इट इज क्लियर, इट्स क्लियर। द कंपनी हैज रिवाइज इट्स पॉलिसी। कंपनी ने रिवाइज कर दिया है, बदल दिया है अपनी पॉलिसी को। अब यहां पे इट इज या इट हैज की जरूरत नहीं है, यहां पे पॉलिसी के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव जो कंपनी के हिसाब से बैठता हो। पॉलिसी किसकी है? पॉलिसी कंपनी की है। कंपनी के लिए क्या लगता है? कंपनी के लिए इट लगता है। कंपनी का तो इट्स लगा दूंगा पीछे एस लगा के, बिना अपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो ये होता है पजेसिव इट का, ये होता है इट इज और इट हैज की शॉर्ट फॉर्म। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। मेरे को पता है ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता है, तो ये लास्ट वाला तो मेरे ख्याल से एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। इट्स और इट्स दोनों का इस्तेमाल होगा 2 ब्लैंक सेंस में।
ठीक है, ब्लैंक 1 और ब्लैंक 2, कहाँ पे इट्स, कहाँ पे इट्स, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी वाला और कहाँ बिना वाला, आपको खुद से चूज करना है। कमेंट्स में डालो, आपको फीडबैक दे देंगे, गलत है सही है वही बताएं। बढ़े आगे, चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। एक दो छोटे छोटे पैराग्राफ रह गए हैं, फटाफट फिनिश करो इनको। चलिए अब ये कोटा बेस्ड सिस्टम की बात और भी करेगा। कह रहा है सिमिलरली कोटा बेस्ड वाइन टैरिफ्स नॉट ओनली गिव फ्रेंच वाइन मेकर्स एन अपॉर्चुनिटी। चलो अब ये डैश लगा हुआ है ना, ये डैश से डैश के बीच का हम पढ़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। जो बीच में लिखा हुआ है इसको सारे को छोड़ देना, पहले ऊपर वाले का मीनिंग निकालते हैं। कह रहा जी इसी प्रकार से हुआ क्या, कोटा बेस्ड जो वाइन टैरिफ्स हैं, कोटा के हिसाब से जो वाइन के ऊपर टैरिफ है, इंग्लिश वाइन पे, फ्रेंच वाइन पे, ना केवल नॉट ओनली वो देते हैं फ्रांस की वाइन बनाने वाली कंपनियों को एक मौका, अब बीच का छोड़ दो, बल्कि क्या करते हैं, कह रहे जी बट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शंस टू इंडियाज बर्जनिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बल्कि वो प्रोवाइड भी करते हैं प्रोटेक्शन को भारत की बर्जन करती हुई फलती फूलती हुई डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो वाइन में भी हमने कोटा बेस्ड वाइन जो है टैरिफ लगाए हैं कि साल में इतने 1000 लीटर वाइन की बोतलें आएंगी तो वो बिना टैक्स के आएंगी भारत में बाहर से, उसके बाद आएंगी तो फिर टैक्स लगाएंगे हम, ताकि हमारे यहाँ की भी बिकती रहे वाइन, ऐसा ना हो हर आदमी फ्रेंच वाइन पिए और भारत की वाइन कंपनियां जो है बंद हो जाए। मीनिंग समझ आया? टैरिफ्स की वर्ब है गिव, टैरिफ नॉट ओनली गिव, ना केवल वो देते हैं, बट ऑल्सो प्रोवाइड, बल्कि वो प्रोवाइड भी करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दोनों वर्ब्स को जोड़ रहा है। बर्जनिंग यानी फलता फूलता, बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ, मशरूमिंग है ना। अब ये बीच में क्या था, कह रहा है जी अ फर्वेंट डिमांड ऑन देयर पार्ट्स, ये फ्रांस के वाइन मेकर जो है ना, ये 50 साल से बोल रहे हैं कि भारत में हमारी वाइन बिकवाओ, सारी दुनिया हमारी फ्रांस में से वाइन पीती है। इटली फ्रांस की वाइन बहुत मशहूर है, पता होगा आपको, तो इनकी वाइन सारी दुनिया में बिकती है, भारत में नहीं बिकती क्योंकि बड़ी महंगी है, हम टैक्स लगाते हैं। कह रहा है ये इनकी एक बहुत जोशीली भावुक डिमांड थी इनकी तरफ से, 50 सालों से भारत से झगड़ा कर रहे हैं कि हमारी वाइन पे टैक्स क्यों लगाते हो। कह रहा है जी सच अ मैच्योर प्रैग्मेटिक अप्रोच टू परसिस्टेंट हिंड्रेंसेस इज द वे लार्ज इकोनॉमीज मस्ट निगोशिएट विद ईच अदर। कह रहा है ऐसी एक परिपक्व और व्यवहारिक जो अप्रोच है, रवैया है, और किस चीज को लेकर लगातार बनी हुई रुकावटों या हिंड्रेंसेस को लेकर के, हिंड्रेंस याद है ना आपको, रुकावट, कह रहे वो रवैया ही तो रास्ता है, वो इज द वे है, और जिसमें लार्ज इकोनॉमीज, जिसमें बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या कंट्रीज को निगोशिएट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए एक दूसरे के साथ। यही तो वो तरीका है जिससे बातचीत होती है, ये बताना चाह रहे हैं। चलिए प्रैग्मेटिक अप्रोच, मैच्योर अप्रोच, अप्रोच यानी रवैया, इज इसकी वर्ब है। हिंड्रेंस का मतलब होता है रास्ते की रुकावट। हिंड्रेंस के लिए एक वर्ड आया था 2 दिन पहले, बॉटलनेक। हिंड्रेंस से बहुत मिलता जुलता है, इनफैक्ट सिनोनिम है इसका, बॉटलनेक है ना, बोतल की गर्दन से इसको जोड़ के बताया था। तो याद करो इस वर्ड को, डालो कमेंट्स में मीनिंग इसका। बोतल की नेक क्या कहती है, बोतल की गर्दन में क्या खास होता है। इकोनॉमीज की वर्ब है निगोशिएट। ईच अदर जब यूज होता है तो दो के लिए, दो से ज्यादा हो तो वन अनदर का इस्तेमाल कर देना चाहिए। कह रहा है दिस इज फर्दर इलस्ट्रेटेड बाय द मोबिलिटी, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स दैट वर साइंड सेपरेटली। कह रहा है और ये बात और अच्छे से इलस्ट्रेटेड हुई है, और अच्छे से दिखाई गई है हमें इन सारे एग्रीमेंट्स के साथ में, जो मोबिलिटी में यानी ट्रांसपोर्ट में होंगे, यूरोप की बसें यहां बिक जाएंगी, हमारे टेम्पू वहां बिक जाएंगे, डिफेंस में होंगे, मिसाइलें बिकेंगी, और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट होंगे। तो इन सभी एग्रीमेंट से हमें दिखाया ये और ज्यादा अच्छे से पॉइंट दैट, और ये सारे एग्रीमेंट जो साइन किए गए थे पैसिव वॉइस लगा करके अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ। आया सब समझ? इजी है। चल लास्ट पैराग्राफ है जी, सेकंड लास्ट है, चल फटाफट इसको भी करो। अब कुछ कंसर्न्स बनाएगा, छोटे मोटी चिंताएं जो हमारे लिए हैं। कह रहा है जी दैट सेड देयर आर सम कंसर्न्स। कह रहा है ये सब कहने के बाद, दैट सेड, ये सब तो कह दिया हमने, अब कुछ कंसर्न्स या चिंताएं भी हमारे सामने हैं। देयर आर सम कंसर्न्स, कंसर्न्स प्लूरल है और इसकी वर्ब इसके पहले रखी गई है क्योंकि देयर से शुरू हुआ था क्लोज, तो कंसर्न्स प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर कंसर्न एक ही होता तो वर्ब यहां पे सिंगुलर यानी इज होती। कह रहा है इंडिया कुड नॉट निगोशिएट एनी कंसेशंस अंडर द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। भारत निगोशिएट नहीं कर सका कोई भी कंसेशन को, कोई भी छूट को इस सीबीएम एक नाम के एग्रीमेंट के अंदर। अब ये क्या है जी, इसमें छूट क्यों नहीं मिली हमें? कह रहा है जी एट द मोमेंट दिस टैरिफ अप्लाइज टू ओनली 6 प्रोडक्ट्स। कह रहा है इस मोमेंट पे ये जो सीबीएम में जो टैरिफ है, इसमें जो टैक्स है, वो सिर्फ भारत से बिकने वाले 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लगता है। कह रहा है जी बट
इज डिजाइन टू इंक्लूड ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स इन सम ईयर्स, लेकिन ये डिजाइन ऐसे है कि ये इंक्लूड कर लेगा सभी के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स को आने वाले कुछ सालों में। तो फिर से टैरिफ भारत की चीजों पे यूरोप लगा सकता है, जो जो सामान भारत में फैक्ट्रीज से निकलेगा, जो फैक्ट्रीज धुआं करती हैं, तो वहां पे हम कोई एग्रीमेंट जो है नहीं कर पाए। टैरिफ की वर्ब है अप्लाइज, टैरिफ की दूसरी वर्ब है इज डिजाइन्ड। कह रहा है इसमें अच्छी बात क्या है, कह रहा है द अपसाइड इज दैट सीबैम अप्लाइज टू ऑल कंट्रीज इक्वली। कह रहा है अच्छी बात ये है जी, ये जो सीबैम है ये हमारे पे नहीं लगता, खाली ये अप्लाई करता है सारी कंट्रीज पे जो यूरोप में कुछ बेचती हैं। तो ऐसा नहीं हम पीछे रह गए, सीबैम सब पे लगता है। कह रहा है जी एंड इंडिया हैज डन वेल टू नेगोशिएट अ डील वेर इन एनी कंसेशन ग्रांटेड टू अ थर्ड कंट्री वुड ऑटोमेटिकली अप्लाई टू इट एज वेल। कह रहा है और भारत ने बड़ा अच्छा किया है, हैज डन वेल, ऐसा करके निगोशिएट करके एक डील को जिसके अंदर कोई भी कंसेशन सीबाम में मिले जो ग्रांट किया जाए किसी तीसरे देश को, वो अपने आप ही मिल जाएगा, अप्लाई हो जाएगा इट पे यानी भारत पे एज वेल। तो अभी ये सब पे लगता है, हम पे भी लगता है, कोई डील हम नहीं कर पाए इसको हटाने की, लेकिन आने वाले टाइम में जब भी ये किसी और कंट्री से हटाया जाएगा, कोई छूट किसी को मिलेगी तो हमें भी अपने आप ही मिल जाएगी, हमने ऐसा लिखवा लिया एग्रीमेंट में। तो अपसाइड एडवांटेज यही है, अपसाइड की वर्ब है इज, सीबाम की वर्ब है अप्लाइज, इंडिया की वर्ब है हैज डन वेल। वेर इन का मतलब होता है जहां जिसके अंदर, वेयर मतलब जहां, वेर इन मतलब जहां जिसके अंदर, कंसेशन की वर्ब है वुड अप्लाई। चलिए अब ये है लास्ट पैराग्राफ, इसमें लास्ट में छोटी सी एडवाइस है, क्या कर लेना चाहिए भारत को फायदा उठाना है तो। कह रहा है जी सेकंड, इफ इंडिया इज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स लुकिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ अ चीपर एक्सपोर्ट रूट टू यूरोप, इट विल हैव टू क्विकली इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स। कह रहा दूसरी बात यह है कि अगर भारत को अट्रैक्ट करना है, इंडिया इज टू अट्रैक्ट, इज टू M2R2 ये बताता है फ्यूचर में आपके प्लान को। कह रहा है अगर भारत का प्लान है अट्रैक्ट करने का फ्यूचर में फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो लुक कर रहे हैं, खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि वो टेक एडवांटेज लें चीपर एक्सपोर्ट रूट का, सस्ते एक्सपोर्ट के रास्ते का यूरोप की तरफ, पहले भारत में बेचें फिर भारत से यूरोप में जाएगा, क्योंकि भारत से टैक्स यूरोप नहीं लगाता भारत के ऊपर। कह रहा है अगर इंडिया को फायदा लेना है ना इसका, तो इसको फटाफट से इंप्लीमेंट करना होगा कुछ सुधारों को, रिफॉर्म्स को। और कहां पे, कौन से सुधार, दैट एनकरेज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये वो रिफॉर्म्स होंगे जिससे बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग जो है एनकरेज होती है। तो ये काम हमें करना होगा। इंडिया की वर्ब है इज, इट की वर्ब है विल हैव, दैट की वर्ब है एनकरेज। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पे खुलेंगी, लगेंगी, बाहर से लोग आएंगे, फायदा उनका मिलेगा, हमें वर्कफोर्स होगी, है ना, तभी हम इस पूरे FTA का अच्छे से फायदा ले सकते हैं। कह रहा है फाइनली with the FTA document to be translated into 27 European languages before it can be cleared by each country and finally the European Parliament। कह रहा जी आखिर में फाइनली इस चीज के साथ ही, किस चीज के साथ भाई, विद इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ट्रांसलेट होने के साथ ही 27 यूरोप की अलग अलग भाषाओं में। और कब, कह रहा है ये तब, इससे पहले कि इसको क्लियर कर दिया जाए, इसका रास्ता साफ कर दिया जाए हर देश के द्वारा, और फाइनली आखिर में यूरोप की पार्लियामेंट के द्वारा। कह रहा है जी इस चीज के होने के साथ ही, अभी ये काम के बाकी होने के साथ ही एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन विल लाइकली टेक अ वाइल, जो इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, इसका अमल में आने का काम है FTA का, उसमें कुछ वाइल लग सकता है, कुछ हफ्ते और महीने लग सकते हैं। तो पूरा यूरोप जो है वो मिल करके अपने अपने देशों में इस FTA को पहले एग्री करेगा, फिर ये फाइनली जो है अप्लाई होगा। चलिए इट की वर्ब है कैन बी क्लियर्ड यूरोपियन पार्लियामेंट, इट कैन बी क्लियर्ड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की वर्ब है विल टेक। कह रहा है जी इंडिया मस्ट पुश फॉर एज स्पीडी अ क्लियरिंग पॉसिबल प्रोसेस एज पॉसिबल। कह रहा है भारत को पुश फॉर करना होगा, दबाव डालना होगा यूरोप पे, उतनी तेज क्लियरिंग प्रोसेस पे जितनी पॉसिबल है, जितनी हो सकती है। हमें पूरा उनको समझाना होगा कि फटाफट करवाओ क्लियर, जल्दी से एग्रीमेंट को फोर्स में लाओ, नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज द गेन्स सो पेन्सटेकिंगली बार्गेन्ड फॉर विल बी टू लेट टू ऑफसेट द US टैरिफ प्लान। कह रहा नहीं तो ये सारे गेन, सारे मुनाफे, सारे फायदे जो बहुत दर्द लेकर के सावधानी के साथ हमने बार्गेन फॉर किए हैं, इनको मोल भाव करके लाए हैं, ये बहुत लेट हो जाएंगे, देरी हो जाएंगे ऑफसेट करने में या बराबर करने में अमेरिका के टैरिफ के पेन को। तो अमेरिका से टैक्स लगे हुए हैं, वहां से नुकसान हो रहा है, यूरोप से टैक्स हट जाए तो नुकसान बराबर हो जाए। फटाफट अगर बराबर हो तभी फायदा, नहीं तो काफी देरी हो जाएगी। गेन्स की वर्ब है विल बी, ऑफसेट करना, काउंटर बैलेंस करना, दो चीजों को
एक दूसरे के बराबर करना। पेनस्टेकिंगली यू हैव सीन दिस वर्ड, बार्गेन करना, निगोशिएट करना, मोल भाव। करें रैप अप क्लास आज की। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, फटाफट सॉल्व करते जाओ। आराम से वीडियो को पॉज कर लो, फर्स्ट और सेकंड खुद से एक बार देखो, फिर मैं करवाता हूं। ट्राई जरूर से देना है। ऑथर ने 8 पुराने एफटीएस का मेंशन क्यों किया बार बार कि ये 9वां हम कर रहे हैं, इससे पहले 8 कर चुके हैं, उन 8 की बात क्यों करता है? ये बताने के लिए कि ये 9वां 8 पे भारी है, हाईलाइट करने के लिए उस अभूतपूर्व या अनप्रेसिडेंटेड स्केल को, लेवल को और पेचीदगी को जो यूरोप की डील से हमारे साथ हुई है। समझ गए ना? तो पिछले 8 से 9वां भारी है, ये बताने के लिए 8 का बार बार नाम लिया हमने। सी बाम को कैसे डिस्क्राइब किया गया, किस टोन में? सी बाम आपको याद होगा, इसमें जो भी इंडस्ट्री में धुआं निकलता है और सामान कुछ बनता है वो यूरोप में टैक्स लगेगा उस पर ज्यादा। तो सी बाम के लिए कैसी टोन में बात की है इसने? देखो सी बाम पे इसने अपना थोड़ा सा कॉशन, चिंता बताई है कि हमारे पे सी बाम अभी भी लगता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी दिखाया है कि सब पे लगता है और जब किसी पे लगना बंद होगा तो हमारे पे भी बंद हो जाएगा अपने आप। ऑप्टिमिस्टिक भी है और कॉशियस भी है बी के अंदर। इस तरीके से आपको बी वाली टोन से कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टोन में बताया गया। ना ये क्रिटिकल है, ना डिस्क्रिप्टिव है, ना डिसमिस कर रहा है सी बाम को, अनकंसर्न भी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, खुद से आप सोल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे अप्लाई करना। बोर्जुआ का मीनिंग पूछा है आपसे, फर्वेंट का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। और जो चीज बड़ी मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो मैनेज करना, उसको क्या बोलते हैं? पेनस्टेकिंग, इंट्रैक्टेबल या डॉसल। लास्ट में 3 वर्ड्स मिलेंगे, 3 एरर्स मिलेंगी इनफैक्ट आपको रादर। इट्स देख लेना कहां कहां लगे हुए हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को कौन सा एडवर्ब देना है ये भी चेक करना। आंसर्स 3 से लेके 8 तक यानी कि 6 क्वेश्चंस के फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, चेक करो। और फिर टोटल 8 में से कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। 1 मिला, 2 मिला, 5 मिला, लिखा करो। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं आपके। कल आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन साइनिंग आउट।